हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है। ये यूपी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी PSC हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, RO ARO है, यूपी पैट है, लेखपाल वीडियो, यानी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं यूपी के उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो कल का ही है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील और ताल। तो इसे जो हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, तो बाल हापरा जो ताल है ये कहाँ पे है, ये कानपुर में है। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर और भसने जलाशय ये कहाँ पे है, ये झांसी में है। सागर ताल कहाँ पे है, बदायूं में है। मदन सागर ये महोबा में है। पंगेली फुलहर या गोमती ताल, ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है, ये कहाँ पे है, ये पीलीभीत में है। दहर झील, भिजवान झील, साई नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ पे है, हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। भीखा झील इटावा में है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे करेला और इतौजा झील ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र ये कहाँ पे है, उन्नाव में है। बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर में है। पयाग झील बहराइच में है। पार्वती व अर्गा ताल ये कहाँ पे है, कोंडा में है। जिरगो व सिरसी जलाशय, टांडा डरती ताल, दरार गर्त ये कहाँ पे है, ये मिर्जापुर में है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, टांडा डरती ताल और जिरगो व सिरसी जलाशय। अगला है भुगे ताल और विसेथा ताल ये कहाँ पे है, रायबरेली में है। लिलौर झील ये कहाँ पे है, बरेली में। ठिठोरा झील और मुराय ताल फतेहपुर में है। बेती और अजगरा व नैया झील ये कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ में है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झील और ताल थे जिसको हमने रिवाइज किया। अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा कल का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। ये अधिनियम कब लाया गया था, कौन सा अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1972। और दोस्तों, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है कहाँ पे, तो याद रखेंगे चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5G सेवा को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लखनऊ में। अगला है, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पुल्लमपारा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुण ये किस संगठन से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी, CBI से ये संबंधित है। अगला है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को राष्ट्रपति द्वारा फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तराखंड को। अगला है, विवाहित व अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात के अधिकार का फैसला किसने दिया, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले को सुनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आकाश अंबानी को। अगला है, हाल ही में जारी हरून की अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निखिल कामत ये पहले स्थान पर रहे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद होगा आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा उपकरणों के लिए स्थापित किए जा रहे एक निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहाँ पर होगा, यानी हमारे देश में एक निर्यात संवर्धन परिषद जो है ये स्थापित किया जा रहा है। और ये है क्या, तो चिकित्सा उपकरणों के लिए इसको स्थापित किया जा रहा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर होगा हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये भी ध्यान रखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
भारत में एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करेगा। और ये जो निर्यात संवर्धन परिषद होगा, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो भारत में चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। ईपीसी क्या है, निर्यात संवर्धन परिषद। ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, इसे भी ध्यान रखेंगे, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ईपीसी का फुल फॉर्म है। अब दोस्तों ये जो निर्यात संवर्धन परिषद है ईपीसी, इसका जो हेडक्वार्टर है ईडा ग्रेटर नोएडा में होगा। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे होंगे, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और हैदराबाद और तेलंगाना, यहाँ पर जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। चिकित्सा उपकरणों के लिए ईपीसी यानी कि निर्यात संवर्धन परिषद औषधि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय का एक हिस्सा है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हमारे देश में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करेगा। किस लिए, तो चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अब ये जो निर्यात संवर्धन परिषद है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, तो हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। दोस्तों विश्व में शांति बनाए रखने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है क्या है, जन्म हुआ था और इसी वजह से इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार साल 2022 में 150वीं जयंती जो है महात्मा गांधी की मनाई जा रही है। देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, पोरबंदर में। वहीं दोस्तों एक और नाम याद रखेंगे, 2 अक्टूबर को एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, इसके साथ ही जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था और इनका भी जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ये हमारे यूपी से संबंधित थे, क्योंकि इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। तो इस बात को याद रखेंगे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनसे पहले जो गुलजारी लाल नंदा थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद कार्यवाहक के तौर पर गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री बने थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों इनका दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम कार्यकाल की बात करें कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना रहा था, कब से कब रहा था, तो इस बात को याद रखेंगे आप, 9 जून 1964 से, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी बात यहाँ पर की जा रही है, 9 जून 1964 से लेकर के कब तक रहे थे ये, 11 जनवरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 11 जनवरी 1966 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा ये पूछा जाता है कई बार, तो याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान, और ये कब दिया गया था, तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था, उस दौरान जो है इस नारा को दिया गया था। तो याद रखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित आप जो महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं उनको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात करें महात्मा गांधी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। पहली पुस्तक थी इनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, याद रखेंगे पहली पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरी इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो हिंद स्वराज, ये उनकी दूसरी पुस्तक थी। और तीसरी पुस्तक उनकी थी इंडियन होम रूल। तो ये 3 पुस्तकें जो है महात्मा गांधी की हैं, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा संपादित समाचार पत्र भी थे, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखेंगे, जैसे हरिजन हो गया, दूसरा यंग इंडिया है और नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। तो ये 4 जो है क्या थे, समाचार पत्र थे जो कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित किए गए थे। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र थे, तो हरिजन, यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था, नवजीवन ये हिंदी में लिखा गया था और इंडियन ओपिनियन ये अंग्रेजी में लिखा गया था। तो 4 इनके समाचार पत्र थे जो कि इन्होंने संपादित किए। चारों समाचार पत्र के नाम
और इनकी पुस्तकें अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस एयरपोर्ट पर ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम लगाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोरखपुर एयरपोर्ट पर। दोस्तों गोरखपुर एयरपोर्ट पर जो है एक क्या होगा, एक DVOR यानी कि DVOR का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम जो है गोरखपुर एयरपोर्ट का होगा। और कब, तो कुछ ही महीनों में ये जो DVOR रडार सिस्टम है ये लगाया जाएगा। इसको लेकर 28 सितंबर को तकनीकी टीम जो है ये एयरपोर्ट आकर के सर्वे करेगी। अब दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पर खुद का DVOR अत्याधुनिक होने के साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी का ये रडार सिस्टम होगा। अब ये जो रडार सिस्टम है DVOR यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार, इसका काम क्या है, इसका लाभ क्या होगा? तो ये जो सिस्टम है ये विमानों को रास्ता दिखाएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, इसके साथ ही ये जो है ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमानों को 100 किलोमीटर की रेंज तक नियंत्रित भी करेगा, और इसके साथ ही लैंडिंग और टेक ऑफ में भी जो है ये काम करेगा। तो ये सारे इसके लाभ होंगे। तो याद रखेंगे आप कि हमारे उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को जो है अपना खुद का DVOR यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम जो है होगा, तो याद रखेंगे गोरखपुर एयरपोर्ट के नाम। अगला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, A और B दोनों, यानी कि अजय देवगन और जो सूर्या हैं जो अभिनेता हैं, इनको जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर आप इनकी इमेज देखिए, सभी लोग जानते हैं अजय देवगन, और यहाँ पर है ये सूर्या, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों अजय देवगन और सूर्या को जो है क्या दिया गया है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब यहाँ से आप याद रखेंगे जो दो अभिनेता हैं इनके नाम, और इसके साथ ही इनकी फिल्म भी याद रखेंगे। तो अजय देवगन को किस फिल्म के लिए, तो तन्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, ठीक याद रखेंगे। और जो सूर्या हैं इनको जो है सोराराई पोट्रू के लिए। तो ये जो फिल्म है इसके लिए जो है इन अभिनेताओं को क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, ध्यान रखेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया, तो अपर्णा बालमुरली को सोराराई पोट्रू जो फिल्म है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो याद रखेंगे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम। दोस्तों याद होगा आपको, मैंने आपको कल भी याद कराया था, और आपको कल के पहले यानी परसों के वीडियो में भी बताया था कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। तो याद होगा आपको आशा पारेख, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये साल 2020 के दिए जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हम जो है रिवाइज करते हैं जो आईफा अवार्ड 2022 दिए गए थे इनके बारे में। तो जो आईफा अवार्ड 2022 है ये इसका जो समापन है वो कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी के यस आइलैंड पर, ध्यान रखेंगे। अब इसमें अगर हम बात करें कि इस अवार्ड को किसने होस्ट किया था, तो आईफा अवार्ड 2022 को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। आईफा अवार्ड 2022 में किसी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, तो विक्की कौशल को सरदार ऊधम के लिए, वहीं कृति सेनन को बेस्ट फिल्म मिमी के लिए, ठीक है ध्यान रखेंगे, कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए इस साल बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको याद रखना है कि आईफा अवार्ड 2022 का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल रही, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन रही, बेस्ट पिक्चर कौन सी रही, तो शेरशाह ये बेस्ट पिक्चर रही, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर कौन रहे थे मेल में, तो जुबिन नौटियाल, और किस गाना के लिए, तो राता लम्बिया शेरशाह के लिए। तो यहाँ से आप सारी बातें याद रखेंगे आईफा अवार्ड 2022 की। और अभी जो आपको बताया ये क्या है, तो ये है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें भी आप याद रखेंगे सारे नाम। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी और इलावेनिल वलावरिन ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्वर्ण पदक। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये भवानी देवी हैं जो कि क्या है, एक ये तलवारबाज हैं, और ये कौन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है, इलावेनिल वलारिवन।
30 सितंबर 2022 को गांधीनगर में जो आयोजित हुए हैं राष्ट्रीय खेल, उसमें जो है महिलाओं की तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप केरल की जो क्रिस्टी जोशना और मणिपुर की लेस राम अभिदेवी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसमें? तलवारबाजी में। वहीं बात अगर हम करें इलावेनिल वलारिवन की, तो इन्होंने जो है कर्नाटक की तिलोत्तमा सेन को 16-10 से हराया और महिलाओं की राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो याद रखेंगे आप इलावेनिल वलारिवन, ये किस खेल से संबंधित हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, शूटिंग से संबंधित हैं। और जो भवानी देवी हैं ये तलवारबाजी से संबंधित है। और इन दोनों एथलीटों ने कौन सा मेडल जीता है? तो ध्यान रखेंगे आप राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेंगे कुमार सानू को। दोस्तों हाल ही में जो पार्श्व गायक हैं कुमार सानू, इन्हें जो है कौन सा अवार्ड दिया गया? लता मंगेशकर पुरस्कार। इसके साथ ही शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को जो है क्या दिया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि 2021 के लिए किसको दिया गया? तो कुमार सानू को 2021 के लिए। 2020 के लिए किसे दिया गया? तो आनंद मिलिंद को 2020 के लिए। और 2019 के लिए किसे दिया गया? तो शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार, ये जो है लता मंगेशकर की जयंती 28 सितंबर को इंदौर में प्रदान किए गए। तो याद रखेंगे आप तीनों नाम, 2021 कुमार सानू, 2020 आनंद मिलिंद और 2019 शैलेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, तेलंगाना ने। दोस्तों तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन योजना शुरू की है। अब ये जो पेंशन योजना है इससे क्या होगा? तो वृद्ध लोगों, विधवाओं और शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों को पेंशन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो याद रखेंगे आप कि आसरा पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। अगला है, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश के रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर यानी कि 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक पूरे देश में क्या आयोजित किया गया? रक्तदान अमृत महोत्सव। तो ये जो है महोत्सव आयोजित किया गया और इसमें जो है अगर हम बात करें कि किस राज्य को जो है रक्त कलेक्शन में पहला स्थान मिला है, तो ये मिला है मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा रक्त कलेक्शन में। देश भर में मनाए गए अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को राज्य रक्तदाता कलेक्शन में दूसरा स्थान मिला। इस महोत्सव का आयोजन जो है प्रधानमंत्री के जन्म दिवस यानी कि 17 सितंबर को किया गया था और 1 अक्टूबर तक इसका जो है आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे आप कि रक्त कलेक्शन के मामले में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? रक्तदान अमृत महोत्सव जो कि 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में मीराबाई चानू और अनीस ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण पदक। दोस्तों जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं उसमें हरियाणा के जो अनीस हैं उन्होंने 30 सितंबर 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वहीं जो भारोत्तोलक मीराबाई चानू हैं इन्होंने भी 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जो मीराबाई चानू हैं इन्होंने 191 किलोग्राम भार उठाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता है 2 कैटेगरी में होती है, स्नैच होती है और एक होती है क्लीन एंड जर्क। तो स्नैच में इन्होंने 84 किलोग्राम भार उठाया और क्लीन एंड जर्क में 107 किलोग्राम भार उठाया। तो याद रखेंगे आप मीराबाई चानू और अनीस ने कौन सा मेडल जीता है राष्ट्रीय खेलों में, 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, शहर में प्रदूषण से निजात पाने को लेकर किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? तो अरविंद केजरीवाल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। तो याद रखेंगे आप किसने? दिल्ली के सीएम ने।
तो दोस्तों ये थे 3 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, हरियाणा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।